हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स क्विज सेशन में आज हम लोग थर्ड सीरीज लेके आ रहे हैं और इसमें हम लोग जो हमने पहले दो सीरीज करी थी उससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस आज हम पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो रिसेंटली भोपाल में हुआ उसमें कितने देश कंट्री पार्टनर थे। मैं लगातार दो जो क्विज मैंने सीरीज पूछी थी उसमें मैंने ग्लोबल समिट से क्वेश्चन पूछे हैं। मेरा मानना है कि ग्लोबल समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से राज्यों के बीच अधिक से अधिक निवेश इन्वेस्टमेंट को लेकर होड़ चल रही है उसमें मध्य प्रदेश जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको आपको तैयार करना है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं टॉपिक, ये प्रीलिम्स में तो काम का है ही, बट ये मेंस में भी काम का है कि ये समिट जो है इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एमपी में क्या क्या हो सकती है, भविष्य में क्या क्या संभावना है, थोड़ा देखिएगा इसको। तो इसमें जो कंट्री पार्टनर पूछे हैं मैंने, ऑप्शन 1 में 9 दिया है, ऑप्शन 2 में 7 दिया है, ऑप्शन 3 में 11, ऑप्शन 4 में 15, मतलब डी में 15। तो आपको पता चाहिए कि जो कंट्री पार्टनर थे वो नॉर्थ अमेरिका से कनाडा, फिर रशिया, फिर जापान, उधर यूरोप से आप देखेंगे जर्मनी, और जर्मनी के साथ इटली, और साथ में आपका टर्की और यूएई और रवांडा। तो ये सारे हमारे 9 कंट्री जो है इसमें पार्टनर कंट्री थे। मैंने सभी के नाम इधर आपको दे रखे जो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़िए। जनजाति कल्याण के अंतर्गत पीएम जनमन योजना में प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। देखिए पीएम जनमन आप तैयार कर लीजिए, ये प्रीलिम्स में पक्का इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा जो परफॉर्मेंस है काफी बेटर है। कुछ स्कीम्स में एमपी का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, तो वो सारी स्कीम्स आपको तैयार करनी है, ठीक है। और ये जो पीएम जनमन योजना है इसमें एमपी का स्थान कौन सा है, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, चतुर्थ, ठीक है। तो इसका आंसर है फर्स्ट। लगातार हम इसमें फर्स्ट नंबर पे हैं। तो पीएम जनमन योजना में आपको तैयार ये करना है कि इसके अंतर्गत इस स्कीम में हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें टारगेट क्या है, इसमें बेनिफिशियरी ग्रुप क्या है, लाभार्थी समूह क्या है, ठीक है, और क्या टारगेट हमने अचीव किए हैं। तो इसमें देखिए आप कि पीएम जनमन योजना मध्य प्रदेश में 1,83,000 आवास जो थे वो स्वीकृत थे, जिनको स्वीकार किया गया था। इनमें से 76,000 पूरे हो चुके हैं, जिनमें लगभग 50,000 घर पूर्ण होने की महत्वपूर्ण उपलब्धि शामिल है, ठीक है। तो कितना कंप्लीशन है, कितने की परमिशन को मिली थी, ये सब आपको फिगर्स एंड फैक्ट्स याद चाहिए। यदि आप मेंस में इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप दिखाएंगे किस प्रकार से हम लोग पीएम जनमन, आधारभूत ढांचा, ठीक, इसके अलावा जो हमारे ट्राइबल्स एरिया है वहां पे डेवलपमेंट है। तो इन सबको आप लिंक करिए। मैंने जो 3 चीज बोली, आई रिपीट, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा जो हमारा है उसमें क्या तरक्की चल रही है, ठीक है। इसके अलावा जो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका उनको कितना लाभ मिल रहा है, ये सब चीजें मैं हिंट दे रहा हूं क्योंकि इसमें मैंने आगे भी और भी क्वेश्चन डिजाइन किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि पीएम जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह के भवन इसमें बन रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है। तो आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, चतुर्थ, ठीक। तो इसका आंसर भी हो गया प्रथम। पीएम जनमन कार्यक्रम पार्वती जनजातीय आवासीय न्याय अभियान के तहत आंगन भवनों के निर्माण में मध्य प्रदेश में आगे, खासकर विशेष पिछड़ी जनजातियां बैगा, भारिया, सहरिया, पीवीटीजी ग्रुप। पीवीटीजी मैंने हल्का हिंट दिया था फर्स्ट डे, अब मैं इस पे क्वेश्चन पूछ चुका हूं तो इसलिए मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, बट पीवीटीजी आप तैयार करिएगा कि पीवीटीजी के लिए क्या क्या हमारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, ठीक है। इनके आवास आदि को लेके क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, इनके पोषण को लेके क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, पीवीटीजी ग्रुप के रोजगार आदि को लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है, ये सब तैयार करिए, ठीक है। तो इसमें लगभग हमारे यहाँ 217 स्वीकृत भवनों में से 100 समय से पहले पूर्ण हो गए हैं। तो यहां भी हम जो है अर्ली कंप्लीशन कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। पचमढ़ी अभियान का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो राजा भोज, राजा भूभूत सिंह, रानी दुर्गावती और तात्या टोपे। यह तैयार करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस पे काफी सारे आर्टिकल्स पीछे आ भी चुके हैं। और राजा भूभूत सिंह को बोला जाता है कि ये शिवाजी हैं, मध्य प्रदेश के शिवाजी के रूप में इनको माना गया इस इलाके के। और इन्होंने जिस प्रकार से छापामार युद्ध लड़ा, ठीक है, जनरल वॉरफेयर जो टेक्निक्स इन्होंने इस्तेमाल करी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स 57 क्रांति के दौरान, ठीक है। और ये मानता है कि इनको जादू टोना और काफी सारी औषधियां आदि की जानकारी भी थी, ठीक है।
और इनके लिए कहावत यह भी है कि इन्होंने मधुमक्खी के झुंड के द्वारा अंग्रेजों पर आक्रमण किया। तो वो सब देखिएगा, मैं आगे आऊंगा इनके बारे में। प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जब क्लास करेंगे तो इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं मैं वो पूरे लिखवाऊंगा, क्या क्या चीजें हैं, और एक शॉर्ट नोट तैयार कराऊंगा। प्रीलिम्स के बाद जब मेंस होगा तो वहां पे आपको एक शॉर्ट नोट एटलीस्ट 100 वर्ड का इनके बारे में पता होना चाहिए, क्या कंट्रीब्यूशन इनका रहा है और क्या क्या इनके बारे में जानकारियां हैं। ठीक है, तो 57 क्रांति को लेकर समझा मैंने आपको। महत्वपूर्ण थे तथा टॉपिक सहयोगी थे जिन्हें गुरिल्ला वॉर टेक्निक, ठीक है, छापामार युद्ध जो बोलते हैं, उसके लिए जाना जाता है और इसलिए इनको शिवाजी भी कहा जाता है मतपेश का। ठीक है, तो ये तैयार करिएगा। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन मोहन फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पे किया गया है? रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, वीरांगना रानी दुर्गावती, तात्या टोपे। तो आपको बताओ कि रानी दुर्गावती का हाल ही में जो है शहीद दिवस ही बनाया गया था और इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ठीक है, ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी और इनका ये गौड़ वंश में इनका विवाह हुआ है ना। वीर नारायण के पुत्र थे, उनको लेकर अकबर के समकालीन है ये। अकबर से इनके काफी संघर्ष भी हुआ, मेरे ख्याल 1565 ऐसे कुछ आसपास देखिएगा, कुछ वॉर वगैरह इनका जानकारी मिलेगी। ठीक, रानी दुर्गावती के 461 दिवस, मैंने इसी की बात की थी, ठीक, कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहां पहुंचकर पूजा अर्चना श्रद्धांजलि अर्पित करी? तो पीछे आपने देखा कि फ्लाईओवर एयरपोर्ट नाम किया गया। अभी मैंने पूछा कि कौन से प्लेस पे इनका समाधि स्थल है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 मदन महल, चौरागढ़, नरी नाला, जबलपुर किला। तो नरी नाला में इनका जो है समाधि स्थल है, शहीद स्थल है। थोड़ा पढ़ेंगे इनके बारे में, कैसा क्या उनका आदि, इस पे भी अपन शॉर्ट नोट तैयार करेंगे। जितनी पर्सनैलिटीज में दिखा रहा हूं ये सब प्रीलिम्स में तो इंपोर्टेंट है ही, ये सब मेंस के लिए भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, तो वहां भी आपको तैयार करना चाहिए। अगला, सौर संकल्प योजना का संबंध किससे है? जनजाति युवाओं को पुलिस, सेना, होमगार्ड में भर्ती हेतु प्रशिक्षण से, कृषि उत्पादन बढ़ाने से, महिला स्व सहायता समूह से, नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान से। ठीक, तो ये भी मैंने क्वेश्चन पूछा है और मैंने कहा भी था कि अभी थोड़ी देर पहले कि सरकार जो पीवीटीजी ग्रुप है उनके लिए सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कौन कौन सा प्रयास कर रही है, वे सारे आप तैयार करिए। तो उसमें एक उदाहरण ये भी हो गया जो मेंस में इस्तेमाल करेंगे। जनजाति युवाओं को पुलिस, सेना, होमगार्ड भर्ती हेतु, आंसर ए है। और ये मेनली बैगा, भादिया, सहरिया, विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को शामिल करने के लिए एक विशेष बटालियन गठित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग जनजाति कार्य विभाग देगा और यह जो दिया जाएगा 100 संकल्प योजना के तहत। ठीक है, समझ आए? तो रोजगार और मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम में इनको जोड़ना, रोजगार से इनको जोड़ना, ये मेन पर्पस है। तो पीछे आपने देखा कि जनमन योजना की जो मैंने बात कहा था वहां पे आवास, आंगनवाड़ी आदि का प्रयास किया जा रहा है और यहां पे आपका क्या जा रहा है, रोजगार को लेकर। आगे आइए, हाल ही में किस बटालियन का नाम बदल के वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है? आई रिपीट, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि रानी दुर्गावती बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मेंस में भी इनको तैयार करिएगा। प्रीलिम्स के बाद मेंस में भी एटलीस्ट मेरे ख्याल से 100 से 150 वर्ड्स तैयार करिएगा थोड़ा सा। और इसको जब आप तैयार करें तो उसमें वो पॉइंट डालिए जो सामान्य पॉइंट्स नहीं है। जैसे मैं देखता हूं कि मैक्सिमम बच्चे एक जैसा आंसर डाल रहे हैं। ठीक, हम भी जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो सब मॉडल आंसर हटके आ रहे हैं, एक जैसा लिख रहे हैं, तो उसमें आपको नंबर तो मिलेगा बट एवरेज नंबर मिलेगा। ठीक, मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूं और लगातार मैंने सिलेक्शन दिए। इस बार भी मेरे यहाँ सिलेक्शन है, लास्ट ईयर भी सिलेक्शन थे, 2nd 3rd रैंक तक दी है। ठीक, तो मैं जब इन बच्चों को कॉपी चेक करता हूँ और जब पॉइंट्स बताता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आपके पॉइंट्स थोड़े से अपनी लगने चाहिए। ऐसा लगे चाहिए आपने पॉइंट्स वो डाले हैं जो अपनी लैंग्वेज में, एकदम मिनट उठा के मॉडल आंसर डाल के जा रहे हो, उससे कोई फायदा होना नहीं है। ठीक है, ज्यादा एवरेज मार्क हो जाएगी यदि अपने अपने पॉइंट्स नहीं डाले तो। ठीक, आप चाहे तो एक इंटरव्यू डाला हुआ है मासूम का जिसमें उसने आंसर राइटिंग सिखाया था क्लास के अंदर। वो मेरे हमारे फाउंडेशन बैच की स्टूडेंट रही है, मासूम पटले डीएसपी। उन्होंने बाकायदा क्लास में आप देखा हो 3 मार्कर 5 मार्कर इन सबके बारे में एक वीडियो बनाया था। वो आप जाएंगे चैनल पर तो वहां मिल जाएगा। तो मैं अभी ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं मेंस का, बट इस सेशन में बताऊं कि इधर से ही आप पॉइंट्स उठा लीजिए जो प्रीलिम्स और मेंस में भी आपके लिए दोनों में सपोर्ट करेंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो एसएफ की 15वीं बटालियन इंदौर, क्या इसको नाम दिया गया है? क्या एसएफ 15वीं बटालियन शिवपुरी, इसको नाम दिया गया है? क्या एसएफ की 35वीं बटालियन मंडला, इसको नाम दिया गया है? या एसएफ की 13वीं बटालियन ग्वालियर? तो इसका आंसर है मंडला। बाकायदा सीएम ने अनाउंस किया था, सी इसका आंसर है। ठीक है,
तो एसएएफ की 35 बटालियन मंडला। एसएएफ का मोटो क्या है? मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि एसएएफ का मोटो क्या है। ठीक, क्या है इसका आदर्श वाक्य? आदर्श वाक्य क्या है इसका? ठीक है, तो वो आप तैयार कर लीजिएगा। कभी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इससे लिंक होके आ जाए। फिर निम्नलिखित कथनों विचार करें, सही विकल्प चुनें। पहला यह है कि मत पे सिविल सेवा महिलाओं के लिए नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम 1997 में संशोधन के तहत मत पे सरकार ने राज्य की सभी सरकारी नौकरियां, फिर मैंने यहां पे एक्सेप्शन दिया है वन विभाग को छोड़कर, महिलाओं के लिए आरक्षण 33 से बढ़ा के 35 कर दिया गया है। ठीक, तो स्टेटमेंट सही है नहीं है? सही है। तो दूसरा आपको यह बताना चाहिए कि ये जो हमने कदम उठाया, तो क्या मध्य प्रदेश पहला राज्य है या एकमात्र राज्य है या बाकी राज्यों में भी इस तरह का प्रोविजन है? ये थोड़ा सा आप करेक्ट करिए इससे, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन को जुड़ के आ जाए जैसे। और दूसरा, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए बढ़ाया गया आरक्षण एससी एसटी ओबीसी सहित सभी कैटेगरी में है। तो ये भी ऑप्शन में पता होना चाहिए कि ये जो आरक्षण है ये केवल रिजर्व कैटेगरी के फीमेल्स के लिए कि ऑल कैटेगरीज के लिए है। ठीक है, तो ये तैयार करिएगा। ऑप्शन में आपको दे दिया 1 और 2, क्या ये सही है, ये सही है? तीसरा, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों ही सही है। ठीक, ये दोनों ही सही है और आप तैयार करिएगा। इंपोर्टेंट है, सीएम ने कहा था कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। बेसिकली ये जो घोषणा हुई थी ये बिफोर इलेक्शन हुई थी, मामा जी ने की थी, बट जैसे ही आचार संहिता लग गई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? पता होगा आपको, चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता लगती है, तो वो जो घोषणा थी वो लागू नहीं हो पाई। फाइनली उस घोषणा को जो है मोहन यादव जी जो आए तो उन्होंने इसको लागू किया। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दिया स्कीम का। ठीक, ये सारे बैकग्राउंड में इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं करंट अफेयर्स को लिंक करता हूं आपके ट्रेडिशन से। ठीक, और लगातार जो न्यूज़पेपर में अपडेट करता हूं वहां से चाहिए। तो ये मेन राज है कि इससे यदि आप इस तरह से पॉइंट जोड़ोगे या इस तरह के एग्जाम्पल जोड़ोगे तो आपका मेंस का आंसर भी काफी इंदिच हो जाएगा। फिर वापस आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि मातृत्व वंदना योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। मैं इसको लगातार बच्चों को बोल रहा हूं कि ये प्रीलिम्स में आएगी, आइदर फ्रॉम एमपी पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो एमपी का पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी या नेशनल करंट अफेयर्स या नेशनल इश्यूज। देखिए यूपीएससी में तो आ चुकी है, 2 बार आ चुकी है यूपीएससी में, आप पेपर देखेंगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर योजना है। इससे एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो रहा है। ठीक है, और जो सेक्स रेशो की समस्या आ रही थी, 1000 बच्चों पे जो बालिकाओं की संख्या को लेकर मामला था, उसको भी काफी हद तक इस योजना ने एड्रेस किया है। तीसरा, माल न्यूट्रिशन को योजना ने एड्रेस किया है, क्योंकि इसमें जो गर्भवती महिला होती है उसे अपने स्वास्थ्य और जच्चा बच्चे के लिए एक राशि भी दी जाती है इसके अंतर्गत। तो इसके कई सारे इसके टारगेट्स हैं मातृत्व वंदना योजना के। इसको बहुत डीप तैयार कर दिया, प्रीलिम्स में भी इंपोर्टेंट है और मेंस में भी आप जोड़ रहे हैं हेल्थ इश्यूज में तो वहां भी इंपोर्टेंट है। ये योजना गर्भावस्था के दौरान पोषण और मजदूरी के नुकसान की आंशिक क्षतिपूर्ति के लिए गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को सीधे वित्तीय सहायता। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है अकाउंट में, जिसमें बालिका यदि जन्म लेती है, पहली बच्ची यदि पहला बच्चा जो हुआ वो यदि बच्ची है, बालिका है, तो दूसरे बच्चे पर भी स्कीम कंटिन्यू रहती है, ताकि माता पिता जो है उसमें बच्ची के जन्म पे हतोत्साहित ना हो, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारा टारगेट था। तो थोड़ा सा देखिएगा, चाइल्ड सक्सेस रेशो, IMR, MMR है ना, और आपके माल न्यूट्रिशन, ये सारे एस्पेक्ट इस योजना में कहीं ना कहीं इंटरलिंक है। इस योजना में सभी आय वर्ग, ऑल इनकम ग्रुप की फीमेल्स को बेनिफिशियरीज माना गया है। इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक, अपना आंसर दीजिएगा। मैंने इसमें दिया ऑप्शन केवल ये तो 3 हम दिए हैं, केवल A और B, केवल A और C, केवल B और C, G सभी और कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया सभी। आप देखेंगे A, B, C तीनों, G इसका आंसर है, G इसका आंसर है, सभी इसके ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों विचार करें, सही विकल्प चुने। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको भी लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। ये महामंत्री ने इसका बहुत तारीफ करी थी इस योजना की, क्योंकि पूरे इंडिया में पहली बार चैट बोट का इस्तेमाल करके महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर
एक सुमन सखी नामक चैटबोट लाया गया, ठीक, जो कि गर्भवती महिलाओं आदि को उनके स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारियां हैं वो उनको मदद देती है, ठीक, 24/7 चैटबोट के माध्यम से महिलाएं अपनी क्वेरी सकती हैं और वो क्वेरीज को जवाब देती है वो, ठीक। इसमें जो भी कन्वर्सेशन होगा चैटबोट और उस फीमेल के बीच में वो गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि महिलाएं बिना झिझक के अपनी समस्या उससे शेयर कर सके, ये मेन पर्पस है। तो ये सुमन सखी का जानकारी हो गई, ठीक है। इसी को कुछ लोग बोलते हैं डिजिटल दीदी, डिजिटल दीदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने बाकायदा तारीफ की थी मेरे ख्याल से, जब धार में पीएम मित्र के तहत पार्क की घोषणा की गई थी। मैंने कहा था पीएम मित्र में 7 पार्क बन रहे हैं पूरे देश में, तो उस समय चैट इसका जिक्र आया था, ठीक है। सुमन सखी चैटबोट को नेशनल हेल्थ मिशन और एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एमपी सेक्ट्स ने मिलकर विकसित किया है, दोनों इनमें कोई नहीं, तो इसका भी मैंने आंसर दोनों ही रखा है। मेरा पर्पस था कि इसके माध्यम से आपको जानकारी दूं, ठीक, और जो क्वेश्चन घुमाना है वो तो मैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में तो ऊपर नीचे कर ही रहे हम लोग, बट यहाँ पे मैंने आपको कोशिश करी ज्यादा फैक्चुअल जानकारी दी जाए स्कीम्स के बारे में। तो सुमन सखी आपको एकदम क्लियर हो गया, चैटबोट है जो महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी देने के लिए बनाया गया है। ये नेशनल हेल्थ मिशन और एमपी स्टेट डिजिटल जो कॉर्पोरेशन उसके द्वारा मिलकर बनाया गया है, ठीक है। और मेरे ख्याल से नेशनल लेवल पहला चैटबोट है जो इस प्रकार से डेडिकेट है ह्यूमन फीमेल माल न्यूट्रिशन और उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेके। और लास्ट में जो पॉइंट बोला कि इन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन होगा वो गुप्त रखा जाए ताकि फीमेल्स बिना किसी झिझक के अपनी समस्याओं को शेयर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कदम विचार करें, सही कथन चुने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नेतृत्व में मतपेश दलहन तिलहन मक्का मटर उत्पादन देश में प्रथम स्थान पर है। बिल्कुल सही है, ये तैयार कर लिया किन किन में हम नंबर 1 है, दलहन तिलहन मक्का और टमाटर। वही हम देखें खाद्यान्न और अनाज और गेहूं के उत्पादन में हम दूसरे स्थान पे हैं। दोनों चीज सही है। यदि आप एमपी गवर्नमेंट ने जब ये हुआ था तो बाकायदा इसको लेके एक उन्होंने इंफोग्राफिक रिलीज किया था, ठीक है, मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन आदि ने जारी किया था एमपी गवर्नमेंट में। तो उस पर कई किसानों नीचे कमेंट्स किए थे, बहुत न्यूज़पेपर में था, उन्होंने कहा था कि हमको अपने फसलों के सही दाम नहीं मिल पा रहे, स्पेशली धान को लेके किसानों ने बहुत शिकायतें की थी। तो उसके बाद अगला कदम उठाया गया था, वो क्या था वो देखेंगे। तो ये वो भी दोनों हो गया। कृषक कल्याण मिशन, ठीक, अब समझ पा रहे हो आप, मैंने पीछे जो क्वेश्चन पूछा कि हम अव्वल हैं किन किन में और दूसरे नंबर पर किन किन पे, और फिर उसके बाद कृषक कल्याण मिशन पे आए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शॉर्ट कमिंग्स आ रही थी, जो ग्रीवेंसेस थी किसानों की, उनको एड्रेस करते हुए हमने एक और इनिशिएटिव लिया, वो था किसान कल्याण मिशन। इसमें कितने विभाग मिलकर काम कर रहे हैं ये मैंने क्वेश्चन पूछा है, 3 4 5 6, ठीक। तो आप जाइएगा, 6 विभाग हैं और 6 के नाम देख लीजिए, कृषि, उद्यानिकी, हॉर्टिकल्चर, मत्स्य पालन, पशुपालन, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग शामिल है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तैयार कर लीजिएगा। मध्य सहित पूरे देश में दलहन आधारित मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन दलहन के लिए कौन मंजूरी दी गई? सर, देश के दालों में आत्मनिर्भर बनाना है। तो आपको पता है कि दलहन के मामले में काफी पिछड़े हुए हैं, हमारा उत्पादन दलहन में काफी कम है। यदि हम पर हेक्टेयर देखें तो चाइना या बाकी देशों की तुलना में हमारे पर हेक्टेयर काफी कम है। तो सरकार इसमें एक मिशन लेके आई है, उसका नाम है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, और ये नेशनल लेवल पे भी है और ये स्टेट लेवल पे भी हम लोग चला दें। सेम हमारा टाइम पीरियड है इसका है 2024-25 लेके 2031-30-31 तक के लिए, ठीक है। तो लगभग कितने साल का हो गया? 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, तैयार करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसका लक्ष्य दालों के उत्पादन में, घरेलू उत्पादन में हम चाहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी या हम लोग आत्मनिर्भर हो सके। अगला है मध्य सरकार धान उत्पादन किसानों को मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के तहत कितना बोनस दिया गया। मैंने अभी पीछे समझाया कि हम कुछ कुछ चीजों में नंबर 1 है, कुछ में नंबर 2 है, बट फिर भी जो किसानों को जो दाम मिलता है वो काफी कम होता है, ठीक है, बीच में लीकेज है। तो सरकार ने इस बार ये किया कि धान के उत्पादकों को प्रति हेक्टेयर एक बोनस दिया, ठीक, काफी महत्वपूर्ण कदम था ये। और इस बोनस की राशि कर दी गई 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, तो इसका आंसर 4,000, ठीक है। बाकायदा सीएम ने बालाघाट में कार्यक्रम दौरान ये बताया कि हमने
इसकी 4000 की राशि कर दी है। अब बालाघाट में क्यों? क्योंकि वहां पे चावल की एक विशेष किस्म पाई जाती है, ठीक है, जो अपनी खुशबू के लिए मशहूर है। तो वो आप देख लीजिएगा, मैंने अभी हिंट दी है, आगे क्वेश्चन में आएगा। ठीक, अगला है कि राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में मध्य से स्थान कौन सा था? तो सबसे पहले बताना चाहिए उत्तराखंड में खेल, राष्ट्रीय खेल कब हुए? 2025 में हुए क्या? ठीक है ना, 2025 में हुए क्या? तो नेशनल गेम्स कहां पे हुए ये तय करिएगा, कौन से वाले गेम्स में। मैंने उत्तराखंड जानबूझ लिखा ताकि पता होना चाहिए आपको कि 24 के 25 के हैं। फिर इसमें कौन सी पोजीशन पे एमपी था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो बेसिकली इसमें दो कंफ्यूजन आप थोड़ा क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट नंबर पे सर्विसेस इनका फर्स्ट पोजीशन है, लेकिन राज्यवार देखें स्टेट वाइज, यदि सर्विसेज को नंबर 1 मान लें और उसके बाद बाकी राज्यों को लगा दें 2, 3, 4, तो एमपी के पोजीशन 4th है। लेकिन यदि राज्य देखें जो 2 नंबर स्टार्ट होते हैं तो राज्यवार तीसरी है। सीएम ने अपने कार्यकाल बोला था कि हम तीसरे नंबर पे आए हैं, ठीक। लेकिन यदि आप वैसे देखेंगे ओवरऑल सर्विसेज को इंक्लूड करके तो हमारी पोजीशन 4th, ठीक। अभी मैंने मेडलवानी पूछे, वो आगे मैं पूछूंगा इसी जुड़ा हुआ। तो राज्यों में तृतीय, परंतु सेवाएं शामिल करने में चतुर्थ स्थान पर हम आए हैं। हिरण्यगर्भ अभियान किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे यहां अच्छी नस्लें जानवरों की हो ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए दूध आदि को लेकर, ठीक है। तो पशुधन विकास, जैव विविधता संरक्षण, मत्स्य पालन, गौ अभ्यारण, तो बेसिकली इसका संबंध है पशुधन विकास से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा। इस पर और भी क्वेश्चन पूछा है, क्या है वो देखेंगे हम लोग। इसमें एक जो कार्यकर्ता है उनका नाम है विशेष मैत्री करके, तो मैत्री क्या है तो तैयार करिएगा। जो उसमें कार्यकर्ता तैयार किए जा रहे हैं हिरण्यगर्भ के अंदर, उनका नाम, उनको नाम दिया गया मैत्री। तो क्या है मैत्री, वो तैयार करिएगा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमता विकास कार्यक्रम क्या मतलब मध्य प्रदेश में कितने स्थान पे है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसमें हम 2nd नंबर पे हैं। मैंने कल भी सेशन में कहा था कि दूध उत्पादन को बढ़ाने को लेकर क्या लक्ष्य रखे गए हैं, तो वो सब आप लिंक करिएगा। तो हम इस तरह से चाह रहे हैं कि अच्छी ब्रीड, अच्छी प्रजातियां हमारे यहाँ विकसित हो, उसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं। आश भारत प्रदर्शनी 2025 का आयोजन 1 मार्च 2025 को कहां किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन 1 उज्जैन, भोपाल, इंदौर, खंडवा। तो इसका आंसर है उज्जैन। इसका पूरा नाम है विक्रमादित्य आश भारत प्रदर्शनी 2025, जो उज्जैन में शुरू की गई थी, ठीक। इसमें जो महर्षि हमारे रहे हैं, जो ऋषिगण रहे हैं हमारे प्राचीन काल के, उनकी उपलब्धियां, उनके जो विशेषताएं हैं, उन सब का प्रदर्शन किया गया था। 11वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला वर्ष 2025 में कहां आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2025 ये भोपाल में हुआ, मैंने बता ही दिया। बट सीएम ने कहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी इसको उज्जैन में करवाया जाए, ठीक। और हमने क्वेश्चन पूछा भी था कि सीएम किस स्थान से आते हैं, ये फर्स्ट शायद हमारे सीरीज में था, तो वो आप इंपोर्टेंट तैयार कर लीजिएगा। फिर हमने यहां पूछा कि वर्ष 2025 में वन मेले की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय वन मेले थीम क्या थी? समृद्ध वन खुशहाल जन, हरियाली ही जीवन, वन से रोजगार, धरती का हरा भविष्य। तो तैयार करिएगा, इसका आंसर है समृद्ध वन खुशहाल जन, ठीक ठीक। तो मैंने बता दिया भोपाल में हुआ था, 11वें नंबर का हुआ था। अब आपको पता होना चाहिए कि पहला अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहां हुआ था और कब हुआ था। सो अगला क्वेश्चन भी यही है, वन मेले की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2001, 2005, 98, 2010। तो ये तय करिए, ठीक। 2001 भोपाल। तो ये क्या वार्षिक होता है, 2 वर्ष में होता है, 5 वर्ष में होता है, या कुछ फिक्स नहीं है? ये ट्रेंड आप पता करके देखिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि ये वार्षिक है या क्या है, ऑप्शन में कुछ ऐसा हो। गौड़ी व्यंजनों का संबंध निम्न किससे है? ये जिस समय वन मेला चल रहा था उसमें सीएम ने भाग लिया और सीएम ने उस समय कुछ स्थानीय व्यंजनों के नाम लिए कि इस इलाके का ये व्यंजन मशहूर है जो कि यहां मौजूद है, सीएम ने खुद का। तो गौड़ी व्यंजनों का संबंध बांधवगढ़, छतरपुर, झाबुआ, सतना। तो इसका आंसर है बांधवगढ़, ठीक है। इसी प्रकार से उन्होंने वन रसोई का नाम लिया छतरपुर के संबंध में। इसी प्रकार से उन्होंने
झाबुआ के संबंध में दाल पानी आदि का नाम लिया, तो थोड़ा देखिएगा कहां से क्या व्यंजन है, उन्होंने बाकायदा नाम लिए, मैंने वहां उनके भाषण से इसको निकाल लिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, कोटेश्वर महोत्सव संबंध किससे है? अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि सीएम बालाघाट के लांची गए थे, ठीक, और वहां पे उन्होंने चावल के दामों को लेकर कहा था कि हम 4000 पर बोनस दे रहे हैं। तो बेसिकली बालाघाट में है कोटेश्वर महादेव मंदिर, ये 12th सेंचुरी का भगवान शिव का मंदिर है। इसके विस्तार, इसके एक्सपेंशन, रिकंस्ट्रक्शन और मॉडिफिकेशन आदि को लेकर सरकार ने हाल ही में एक प्रपोजल पास किया है। तो कोटेश्वर महादेव तैयार कर लीजिएगा, पैटर्न में आता है क्वेश्चन, ठीक है, और हिस्ट्री में आता है यहां पर। इस साल एमपी में बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ कि एमपी के कुछ पावर प्लांट हैं जिन्होंने लगातार 200 दिन तक चलने, अधिक से अधिक लगातार चलने का रिकॉर्ड बनाया। 200 दिन से अधिक, मोर देन 200 डेज कंटिन्यूस ऑपरेशन यहां चला। ठीक, तो मैंने पूछा है कि ये जो पावर प्लांट हैं इनके ऑपरेटिंग डेज के आधार पर इनको हाई टू लो अरेंज कर दिए, मैक्सिमम किस में था और मिनिमम किस में था। तो आप देखेंगे इसका आंसर है, पहला है अमरकंटक, दूसरा है आपका सतपुड़ा, तीसरा है संघाजी ताप विद्युत गृह, संजय गांधी ताप विद्युत गृह। अब कहां पे क्या है ये मैंने इसलिए पूछा कि ये मैं अगले क्वेश्चन पूछूंगा कि इनमें से कौन कहां स्थित है और किसका निर्माण कब हुआ, यही पूछूंगा मैं। ठीक है, तो ये अपन आएंगे इसमें। सबसे ज्यादा आपका हो गया 400 डेज, जो मैंने ऑप्शन बताया था, देख लीजिए 4 नंबर पे अमरकंटक 400 डेज। ठीक है, उसके बाद आपका 235 दिन, 231 दिन और 209 डे। तो ये ऑर्डर है, ये इस बार का रिकॉर्ड है पावर जनरेशन का, पावर प्लांट्स इन एमपी। तो इसलिए मैंने इनका ऑर्डर पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधान योजना, बहुत चर्चा में समाधान योजना। ठीक, बाकायदा अखबारों में इसके लिए विज्ञापन आया था, भर भर के समाधान योजना मत लाई गई है, सीएम ने भी कहा था समाधान योजना है। तो समाधान योजना संबंध किससे है? लंबे समय से कोर्ट में आपराधिक मामलों से। ठीक, बकाया संपत्ति कर, प्रॉपर टैक्स जो पेंडिंग है उसको लेकर, जो रीजनल बैंक हैं, नर्मदा बैंक आदि, उनके एनपीए हो चुके खातों से, या बिजली बिल के बकायदाओं से तैयार कर लीजिए। समाधान योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत फायदा हुआ है। अब तो हिंट लगी आपको रेवेन्यू कलेक्शन से, मैं आगे पूछूंगा अभी। तो बेसिकली संबंध है आपका बिजली के बिल बकायदाओं से, जिनको लंबे समय तक जिनके बिजली बिल बकाया है, आइदर फ्रॉम रूरल एरिया और अर्बन एरिया, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो शहरी क्षेत्र से, तो उनके बिल के ऊपर जो सरचार्ज लगता था उसको सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया। ये 2 चरणों में लागू होगा। यदि पहले चरण में आप पूरा पैसा एक बार भर देंगे, देखिए इसमें 2 तीज है, या तो किस्तों भरो या पूरा भरो। पूरा भरते हो तो सरचार्ज में छूट है, किस्तों भरते हो तो उसके लिए ईएमआई बन के किस्तों में आप जमा करते हो। तो ये पूरा है, इसके 2 चरण में दे दिए हैं, 2025-26 लागू की गई है। ठीक है, और इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे दे दी है। तो ये आपका आज का डे 3 के पूरे 26 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। आई होप कि लगातार इस सेशन से आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग 21 दिसंबर से मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पूरे एमपीपीएससी सिलेबस को, पूरी 10 यूनिट्स को डिवाइड किया है 120 दिन के मुताबिक, और उनको हम अपनी ही क्लास के अंदर बाकायदा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक प्रिपेयर करवाएंगे, और इवनिंग में उस पूरे डिस्कशन पे, उस पूरे टॉपिक पे एक थोड़ा डिस्कशन करूंगा, जैसे मैं कर रहा हूं यहाँ पे। इसी पर हमारी टीम में जो मोहन सर हैं, ठीक है, राणा सर हैं, बाकी लोग डिस्कस करेंगे आपको डिफरेंट टॉपिक्स में, और फिर उस पर जो बेस क्वेश्चन है उसका एक शॉर्ट टेस्ट आपका उसी दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। इस तरह वीकली हम पूरा तैयार करके आपको कंप्लीट करवाएंगे। हमारे यहाँ ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, कुछ लोग कहना था कि सही चल रहा है, पहले आपने पहले कहा था, हाँ चल रहा है। कुछ बच्चे ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि उस समय डेट नहीं आई थी तो हम लोगों ने उन बच्चों को स्टार्ट करवा दिया था। बट जैसे ही अब हम इसको दोबारा से 21 तारीख शुरू करेंगे तो हमने इसको वापस से इसको रिकोर्स किया है, वापस से रीएडजस्ट किया है ना। कुछ यूनिट्स को और ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमको पहले लगा था कि एग्जाम फरवरी या मार्च में जाएगा, बट क्योंकि अब 26 अप्रैल 2026 में होगा, जो कि इस प्रोग्राम का नाम भी है इस पे 26, तो हमने इसको और थोड़ा डिवाइड करके, और कोर पॉइंट्स जहां पे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है यूनिट 10 वगैरह में, उस पर ज्यादा ध्यान दिया। आप देखोगे यूनिट 10 से मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और ये जो 26 इसमें 26 जो सीरीज है ये आपकी लगभग एग्जाम तक चलेगी।
ठीक, जो अभी हम लोगों ने प्लान किया वो ये कि हम लोग क्योंकि 26 अप्रैल पेपर है तो 11 अप्रैल या 15 अप्रैल तक हम उसको लेके जाएंगे। उस समय तक लगभग 3.5-4 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके होंगे इस तरह के डिफरेंट। और जो मेरा अपना अनुभव है 15 साल का, ठीक, बच्चों को गाइड करने तैयार करने का, तो उसमें इनमें से लगभग आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्योंकि ये अभी आपको लगा होगा कि इसमें केवल एमपी, लेकिन इसमें एमपी की हिस्ट्री पूछा हूं मैं, एमपी का कल्चर पूछा हूं, एमपी का इकोनॉमी पूछा हूं, एमपी की पॉलिटी पूछा हूं, ठीक है, एमपी के साइंस के क्वेश्चन भी जुड़े हुए पूछ रहा हूं। तो आपके लगभग सारे एस्पेक्ट जो 32 क्वेश्चन एमपी के आते हैं वो पूछ रहा हूं। और अब आप देखेंगे अगली सीरीज में कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के भी आएंगे। तो ये 3.5-4 जो क्वेश्चन अल्टीमेटली जो आपके कंप्लीट होंगे कंप्लीट इस डिस्कशन में, तो सीधे 3-3.5 क्वेश्चन पूछ ही रहा हूं, बट जब मैं रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताता हूं आपको डिस्कशन में पीछे, तो वो डबल हो जाता है लगभग। तो 10,000 के आसपास कुछ बन जाएंगे आपका मल्टीपल चीजें। इसमें से पेपर बाहर शायद ही जाए, सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आप इसको पूरी सीरीज को कवर करिए, और यदि कोई डाउट हो तो ऑफिस में संपर्क करिए, और बाकायदा मुझे आप चाहें तो डायरेक्ट टेस्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है। इस पूरी सीरीज का इंग्लिश वर्जन भी तैयार है, ठीक। जो बच्चे हिंदी मीडियम के जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि बेसिकली सारे क्वेश्चन हमने इंग्लिश में ही तैयार किए, वहां से फिर हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लैंग्वेज क्लिस्ट हो जाए, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के लिए चाहें तो ये पूरा कंटेंट इंग्लिश में भी हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आज से तो बहुत है, आगे के लिए धन्यवाद, थैंक यू।